हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम फिर आज रहे हैं एक नया लेक्चर लेके, जिसके अंदर बेटा आज हम डिस्कस करेंगे इंटरफेरेंस में यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ओके बेटा, लास्ट लेक्चरों में जो हमने पढ़ा है वो कॉरेंट और अभी इन कॉरेंट को पढ़ा है। तो आज हमारी डिस्कशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज ऑन द टॉपिक ऑफ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है बेटा, तो अब हम इस टॉपिक में देखेंगे कि इंटरफेरेंस हमारी कैसे कंस्ट्रक्ट हो रही है, कैसे बिल्टअप हो रही है। ठीक है, क्या प्रॉब्लम रही थी जो 136 ईयर बाद जो उसकी इन्वेंशन सही तरीके से इंटरफेरेंस की हुई, क्या प्रॉब्लम थी पहले वाले साइंटिस्ट ने की, और क्या प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया, क्या उसके ऊपर नई रिसर्च की यंग्स ने, उसके बारे में हम बेटा डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, तो चलो लेट गेट स्टार्ट। आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैं सरबजीत आपका फ्रेंड, ठीक है, और दिस इज योर चैनल फिजिक्स स्पीड। तो लेट्स स्टार्ट बेटा नाउ। तो आज हम करेंगे बेटा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की एक और एक्सप्लेनेशन, विच इज यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। नाउ बेटा, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को करने से पहले सबसे पहले हमें कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को समझना पड़ेगा बेटा। इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होती है। ये पता चलेगा तो ही जाके हम यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को ड्राइव कर पाएंगे बेटा। ठीक है, और इसके बाद एक और इंटेंसिटी का रिलेशन, जिसके अंदर पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस भी हम ड्राइव करेंगे। ओके बच्चों, तो देखो बेटा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बेटा कोहेरेंट और इनकोहेरेंट मैं ऑलरेडी आपको बढ़ा चुका हूं। ठीक है, तो सपोज करो हमारे पास टू वेव हैं, देयर इज अ वन वेव एंड देयर इज अ सेकंड वेव। ओके बेटा, तो ये ऊपर वाला पार्ट क्रस्ट, दिस इज ट्रफ, दिस इज क्रस्ट एंड दिस इज ट्रफ। ओके, तो when the crust of the one wave is a falls on a crust of the other wave and trough of the one wave is a falls on a trough of the other wave, this is known as constructive interference. Okay, तो बेटा crust of the one wave जब crust दूसरी पे फॉल करेगी, ये सपोज एक वेव फर्स्ट वाली, और जब ये इसके ऊपर सुपर इंपोज करेगा तो एम्पलीट्यूड क्या होगा बच्चों, थोड़ा सा एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा बेटा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ओके, व्हेन क्रस्ट ऑफ द वन वेव फॉल्स ऑन द क्रस्ट ऑफ द अदर वेव, दिस इज नोन एज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बेटा इसका नाम दिया गया। ओके, तो डरने वाली कोई बात नहीं है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो देखो बेटा, इस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अंदर जो हमारा एम्पलीट्यूड है, ओके, अब एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना बेटा। इस वेव का इस वेव पे जब फॉल करेगा तो एम्पलीट्यूड क्या कर देगा, थोड़ा सा राइज कर देगा, है ना। तो एम्पलीट्यूड क्या हो गया बेटा, इस केस में मैक्सिमम हो गया। ओके मेरे बच्चों, और बेटा मैं तुम्हें एक और चीज पहले पढ़ा चुका हूं कि इंटेंसिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। ओके, तो बेटा अगर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है तो इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगी मेरे बच्चों, मैक्सिमम। ओके, तो ये बात को ध्यान रखना, इंटेंसिटी इज अ मैक्सिमम इन केस ऑफ द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ओके, अब बेटा यहां से इंटेंसिटी का फॉर्मूला यूज करो। एज वी नो दैट I is equal to I1 plus I2 to अंडर रूट I1 I2 cos of phi। ठीक है, अब बेटा यहां से इंटेंसिटी मैक्सिमम है तो मैं इसको क्या रखूं, मैक्सिमम रख लूं। तो इंटेंसिटी अगर मैक्सिमम है तो cos phi की वैल्यू क्या होगी बेटा, मैक्सिमम। ठीक है ना मेरे बच्चों, इंटेंसिटी होल ऑफ मैक्सिमम, इस I की जगह मैंने मैक्सिमम रखा तो बेटा cos phi कितना हो गया बेटा, मैक्सिमम हो गया। और मैक्सिमम की वैल्यू बच्चों कितनी होती है, +1। ओके मेरे बच्चों, तो अगर +1 की वैल्यू देखनी है कहां पर आनी है, तो जनरल फार्मूला क्या आ जाएगा, 2 पाई n इज अ जनरल फार्मूला। अब n की वैल्यू पुट करके देखो बेटा, 0 1 2 3 4 क्या पॉजिटिव आती है कि नहीं आती है, लेट चेक बेटा। 0 की n की वैल्यू 0 डाला तो 2 पाई इंटू 0 होल 0। ठीक है, 5 0 5 यहां पे डालोगे cos 0 1 तो +1 आ गया। ओके, समझ रहे हो ना बच्चों। बेटा 1 डालो तो यहां पे डालोगे 1 तो 2 1 2 तो 2 पाई हो जाएगा। तो cos 2 पाई की वैल्यू भी कितनी होती है बच्चों, +1 होती है। ठीक है बेटा, cos 2 पाई भी क्या होता है, +1 होता है। ओके मेरे बच्चों, तो ये वैल्यू ध्यान रखना। तो हर केस में क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी जब हम इसमें डालेंगे। ओके, और बेटा फाई यहां पे क्या है, फेस डिफरेंस। तो बेटा इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना कि फेस डिफरेंस इन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस विच इज इक्वल टू 2 पाई n, वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, ये फेस डिफरेंस किस में आया बेटा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में। ओके मेरे बच्चों, तो ये ध्यान रखना बेटा। अब इसी से अगर पाथ डिफरेंस निकालना है तो मैं पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला भी आपको पहले बता चुका हूं, विच इज इक्वल टू λ/2 पाई इंटू में फेस डिफरेंस होता है बच्चों।
अब बेटा यहाँ पे वैल्यू डालो dx की लैम्डा बाई 2 पाई, और बेटा फेस डिफरेंस तुम्हारा कितना है यहाँ से 2 पाई n, तो यहाँ पे पुट करो 2 पाई n। तो बेटा 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, तो dx इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा n लैम्डा। तो दिस इज अ पार्ट डिफरेंस। ओके बच्चों, पार्ट डिफरेंस फेज डिफरेंस क्या होता है पता ही है तुम्हें बेटा, बताया भी हुआ है। ठीक है, सपोज इधर फेजर डायग्राम में देख लो बेटा, ये ई एक वेव चल रही है, उसका एम्पलीट्यूड ये ले लो, और दूसरी वेव, ये जो दूसरी वेव है फर्स्ट वेव सेकंड वेव, और सेकंड वेव अगर यू चल रही है तो दोनों के बीच में जो एंगल होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा फेज डिफरेंस। यानी एक वेव जो प्रोपगेट कर रही है वो दूसरे के कंपैरिजन में कितना एंगल बना रही है। ठीक है बेटा, हमने वो एंगल देखना है मेरे बच्चों। तो दिस इज अ फेज डिफरेंस। अब फेज डिफरेंस तो हो गया, पाथ डिफरेंस भी समझ आ रहा है, आ रहा है ना? वो बच्चों आ रहा है कि नहीं आ रहा मेरे बेटो, बता दो। नहीं आ रहा तो अब देखते हैं, देखो पाथ डिफरेंस भी देख लो। ये तो हो गया फेज डिफरेंस। ओके बेटा, ये लाइट कहां है से निकल रही है किसी सोर्स से, कोहेरेंट सोर्स से, क्योंकि इंटरफेरेंस वही बनाती है जो कोहेरेंट होती है। ठीक है, नॉन कोहेरेंट इंटरफेरेंस नहीं बनाती, ये मैं आपको पिछले लेक्चरों में भी बता चुका हूं। ठीक है मेरे बच्चों, तो देखो बेटा मैं तुम्हें यह समझा रहा हूं कि फेस डिफरेंस तो ये हो गया। अब ये जो पाथ डिफरेंस है ये क्या होता है, 2 मिनट का काम है। इधर देख लो बेटा, ये लाइट इस पॉइंट से निकली और ये एक स्लिट, ये स्लिट से निकली, इस पॉइंट के ऊपर, ये स्क्रीन के ऊपर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, ये दोनों क्या है कोहेरेंट सोर्स S1 S2, तो ये लाइट जा रही है। तो बेटा तुम देख रहे हो कि नीचे वाली लाइन कौन सी, ये S2P का डिस्टेंस ग्रेटर है किसके कंपैरिजन में S1P से। तो बेटा यहां से हम अगर परपेंडिकुलर डालें तो ये मेरे पास एक्स्ट्रा पाथ आ जाएगा। ठीक है, तो बेटा इस एक्स्ट्रा पाथ को जब हम फाइंड करेंगे तो S2P माइनस S1P, अभी आगे चल के बेटा डेरिवेशन भी है। ठीक है, यंग डबल स्लिट को जब एक्सप्रेस करेंगे, जब हम उसका फॉर्मूला निकालेंगे तो ये डेरिवेशन ड्राइव कराऊंगा। तो बेटा ये जो डिस्टेंस है, ये जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस है, इसको बोलते हैं पाथ डिफरेंस। ओके बच्चों, तो अभी फिलहाल ध्यान रखो, बाकी आगे चल के बात बताता हूं। तो बेटा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के ऊपर क्रस्ट पे क्रस्ट, ट्रफ पे ट्रफ, तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम तो इंटेंसिटी मैक्सिमम, इंटेंसिटी मैक्सिमम तो cos फाइव प्लस 1, और अगर प्लस की वैल्यू होती है तो 2 पाई इंटू एन फेस डिफरेंस, तो वो फॉर्मूला आ गया। पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला लैम्डा बाई 2 पाई इंटू में फेस डिफरेंस, तो 2 पाई की वैल्यू यहां पे डालेंगे 2 पाई एन, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो बेटा पार्ट डिफरेंस आ जाएगा मेरा एन लैम्डा। ओके मेरे बच्चों, तो दिस इज अ फेस डिफरेंस एंड अ पार्ट डिफरेंस इन केस ऑफ द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ओके, नाउ अब डिस्ट्रक्टिव में देखते बेटा। बेटा इसको नोट डाउन करो, कॉपी लो, पॉज करके ना नोट डाउन करो पहले सारा। ठीक है बच्चों, हाँ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस समझना बेटा, व्हेन क्रस्ट ऑफ द वन वेव, ये एक वेव एंड दिस इज द सेकेंड वेव, तो बेटा ये क्रस्ट, ये ट्रफ, ये ट्रफ, ये क्रस्ट, तो बेटा क्रस्ट ऑफ द वन वेव द फॉल्स ऑन द ट्रफ ऑफ द अदर वेव, जब ये इसके ऊपर फॉल करेगा तो क्या होगा बच्चों, एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये ऊपर है ये नीचे है। समझो बेटा, ये ऊपर है ये नीचे है, तो व्हेन दो वेक्टर या टू टर्म्स इन अपोजिट डायरेक्शन, नेट रिजल्टेंट क्या होता है बेटा माइनस। ठीक है, अगर दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है और ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। तो यहां पे इंटेंसिटी कितनी आ जाएगी, मिनिमम इंटेंसिटी। हो सकता है जीरो, टोटली भी जीरो हो जाए बेटा, तो मैं मान के चल रहा हूं कि हमारी क्या होगी इंटेंसिटी मिनिमम। ओके, तो बेटा इस केस में इंटेंसिटी का फॉर्मूला लगाओ, I1 I2 2 अंडर रूट I1 I2 cos ऑफ फाई। अब ये इंटेंसिटी कितनी है मिनिमम, तो यहां मिनिमम लिखेंगे, तो बेटा cos फाई मिनिमम कितनी वैल्यू होती है बच्चों cos फाई मिनिमम की, मिनिमम कब होता है कितनी वैल्यू पे, -1। तो फाई की वैल्यू जनरल टर्म में अगर मेरे को -1 निकालना है, यानी ऑड पे, पाई पे, 3 पाई पे, 5 पाई पे, 7 पाई पे, 9 पाई पे, सारी वैल्यू क्या आती है माइनस आती है। तो बेटा यहां से जनरल फार्मूला जो डेवलप हो जाएगा कितना हो जाएगा 2n प्लस 1 इंटू में पाई। ठीक है, तो यहां से ये जनरल फार्मूला आ गया, और n इंटीग्रल 0 1 2 3 डैश डैश डैश। बेटा इधर देखो, n की वैल्यू 0, यहां पे 0 डालोगे 2 इंटू 0 प्लस 1 तो 1 बच जाएगा, 1 इंटू पाई तो पाई, तो cos पाई की वैल्यू कितनी होगी -1 आ गई। अब 1 डालो बेटा, यहां पे 1 डालोगे तो 2 बन गया 2 प्लस 1 3 पाई, तो 3 पाई की ऑड हो गया, ऑड पे भी -1, 2 डालो 2 2 4 प्लस 1 5 5 पाई, 5 पाई वो भी ऑड, तो वो भी माइनस में।
ओके, तो दिस इज अ जनरल फार्मूला फॉर किसके लिए बेटा, फेज डिफरेंस इन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। याद रखना इस फॉर्मूले को बेटा, काम आएगा आगे चल के। फेज डिफरेंस हो गया। नाउ पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा, पार्ट डिफरेंस का भी बेटा फॉर्मूला मैंने पीछे लिखवाया है, कितना, लैम्डा बाय 2 पाई इंटू में फेज डिफरेंस जो भी है तुम्हारा, तो लैम्डा बाय 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस आया 2n+1 इंटू में पाई, तो पाई से पाई कैंसिल, 2n+1 दैट इज लैम्डा विच इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, dx। तो पार्ट डिफरेंस कितना आ गया, 2n+1 लैम्डा बाय 2, सॉरी नीचे 2 भी है, ये 2 भी है। तो बेटा दिस इज अ फॉर्मूला फॉर पार्ट डिफरेंस फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव दोनों का मैंने ड्राइव करके दिखा दिया। ठीक है, नोट डाउन करो, इंपॉर्टेंट है। अब बेटा करते हैं यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पे चलते हैं। ठीक है, अब चलेंगे क्योंकि ये दोनों वहां पे काम आएंगे, इसलिए पहले मैंने ये करवा दिया। नाउ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। बेटा यंग्स, थॉमस यंग नाम है बंदे का, साइंटिस्ट थॉमस यंग, 1801 में साइंटिस्ट था बेटा। इससे 136 ईयर बैक फ्रॉम दिस दी थॉमसन, यानी 1665 में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था ग्रिमेल्डी। बेटा इंटरफेरेंस का जो पैटर्न, जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म था, वो सबसे पहले परफॉर्म था ग्रिमेल्डी से। ठीक है, इसने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था, बट इसके एक्सपेरिमेंट में प्रॉब्लम ये आ रही थी कि वहां पर ना बेटा जो ब्राइट और डार्क की फ्रिंजेस होती है ना, वो नहीं बनती थी। ठीक है, अब ब्राइट डार्क की फ्रिंजेस क्यों नहीं बनती थी, क्या मिस्टेक कर रहा था, वो डिस्कस करते हैं। देखो, पूछ सकता है तुमसे, पहले बेसिक पता होनी चाहिए। अभी चल के एक और डेफिनेशन आएगी बेटा कॉरेंस की, तो कॉरेंस की डेफिनेशन हमें तब पता चलेगी जब इस थ्योरी के बारे में थोड़ा हमें पता होगा। ठीक है बच्चों, तो ग्रिमेल्डी क्या करता था बेटा, एक डार्क रूम लेता था, ठीक है, और यहां पर 2 पिन होल कर देता था, पिन होल, और यहां पर रखता था वो स्क्रीन अंदर। अब वो करता था, सनलाइट थी, सनलाइट को सीधा इन पिन होलों में डालता था और स्क्रीन के ऊपर देखता था। तो बेटा वो सीधी लाइट को पिन होल में डालता और स्क्रीन पे देखता, तो स्क्रीन में फ्रिंजेस बनती नहीं थी। फ्रिंजेस के अलावा वहां पर यूनिफॉर्मली इलस्ट्रेशन, यानी पूरा व्हाइट व्हाइट हो जाता था, पूरी रोशनी टाइप हो जाती थी, पर वहां पे फ्रिंजेस फॉर्म नहीं होती थी। ठीक है, ही फाउंड दैट यूनिफॉर्म illumination ऑन दी स्क्रीन, ये क्या देखता था कि यूनिफॉर्म illumination जो है वो स्क्रीन के ऊपर बिल्टअप हो रही है। ठीक है बेटा, क्यों, क्योंकि इसने डायरेक्ट लिया सनलाइट से लाइट, और सनलाइट से लाइट पास करवा के सीधा 2 पिन होल से अंदर स्क्रीन के ऊपर। तो ये 2 पॉइंट क्या है बेटा, इन दोनों पॉइंटों को क्या बोलते हैं, इसका नाम है पिन होल कहते हैं बेटा, इनको पिन होल्स। ठीक है, अब बेटा 136 ईयर के बाद जब मेरा थॉमसन आया, हमारा, ठीक है, हमारा थॉमसन आ गया, तो बेटा जब थॉमसन आया तो थॉमसन ने परफॉर्म करने के लिए क्या किया, डार्क रूम तो लिया ही लिया, ठीक है बेटा, स्क्रीन भी ली, बिना स्क्रीन के तो काम ही नहीं बनेगा ना। तो बेटा ये पिन होल तो उसके ऑलरेडी थे। अब वो क्या करता था, सनलाइट वो भी लेता था, बट सनलाइट को पहले ना एक पिन होल से निकालता था। यहां पर एक पिन होल था, सनलाइट देता था, इस पिन होल से सीधा लाइट जाती थी, फिर अंदर जाती थी। ये भी इसका क्या था, इसने भी लिया पिन होल, और यहां पर भी 2 क्या है, ये भी दोनों क्या है, पिन होल। ठीक है बच्चों, बेटा इसके एक्सपेरिमेंट में डिफरेंस इतना है कि इसने सीधा डायरेक्ट सनलाइट से नहीं लिया, इसने बीच में क्या रख दिया, एक पिन होल बना दिया, पिन होल से लाइट निकालता, फिर आगे 2 जो रूम के ऊपर जो पिन होल थे उसके ऊपर गिरती और फिर स्क्रीन पे गिरती। तो इसने यहां पे क्या देखा कि यहां पर फ्रिंजेस बननी स्टार्ट हो गई है, फ्रिंजेस फॉर्म्ड। फ्रिंजेस क्या होगी, फॉर्म्ड होगी। बट बेटा इसकी फ्रिंजेस फॉर्म में एक प्रॉब्लम थी, इसकी जो फ्रिंजेस थी ना वो बहुत ज्यादा डल थी और एक दूसरे के ऊपर चढ़ती थी, ओवरलैप करती थी, जिसकी वजह से हम उस पर स्टडी नहीं कर पाते थे। ठीक है, वेरी फर्स्ट डिफिकल्टी, पहली डिफिकल्टी उसकी क्या थी, फ्रिंजेस आर वेरी स्मॉल and overlap to each other.
ओवरलैप टू ईच अदर। एक तो एक दूसरे के ऊपर वो ओवरलैप करती थी, और ओवरलैप करने के साथ साथ वो बहुत वहां पे डल भी हो रही थी, बहुत स्मॉल थी, ठीक है। अब उसने क्या किया कि भाई अब क्या करें, कुछ ना कुछ तो करना है भैया, फ्रिंजेस तो लानी है, 136 साल तो निकल चुके हैं बंदे के, तो भाई ये भी नहीं लाएगा तो ये भी जिंदगी झंड है, फिर क्या करना। तो फिर बंदे ने फिर और थोड़ा सोचा, तो बेटा इसने पिन होल को हटा के यहां पे स्लिट लगा दी। क्या लगा दी? स्लिट लगा दी ना। अब बेटा इसने बंदे ने खेला खेल है, अब आ गई स्लिट। तो बेटा जब ये स्लिट में से लाइट निकालता था तो स्फेरिकल लाइट आती थी। फिर इसने 2 स्लिटें आगे रखी, ठीक है बेटा, 2 स्लिटें आगे, और फिर इन स्लिट से लाइट निकलनी स्टार्ट। फाइनली जो पिन होल थे, ये जो पिन होल जो है वो रिप्लेस बाय किससे हो गए बेटा? स्लिट से। और जब ये स्लिट से जैसे ही रिप्लेस हुए तो इसने क्या देखा? स्क्रीन के ऊपर फ्रिंजेस बननी स्टार्ट हो गई, और वो भी क्लियर क्लियर, ठीक है बेटा। और ये क्लियर तब हुई जब इसका जो लाइट का जो सोर्स है, चलो जो लाइट का जो सोर्स है, इसने सनलाइट को भी हटाया, सनलाइट रिप्लेस कर दी किसे? रिप्लेस बाय किसे बेटा? मोनोक्रोमैटिक लाइट, मोनोक्रोमैटिक लाइट। अब बेटा तुम अच्छी तरह जानते हो कि मोनोक्रोमैटिक लाइट वो लाइट होती है जिसमें सिंगल फ्रीक्वेंसी और सिंगल वेवलेंथ, ठीक है, लिखाई हुई है डेफिनेशन, सिंगल फ्रीक्वेंसी एंड सिंगल वेवलेंथ, दैट इज कॉल्ड एज मोनोक्रोमैटिक। जब ये मोनोक्रोमैटिक लेगा तो बेटा देखो यहां पर जो स्क्रीन जो डल हो रही थी और एक कलर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रहे थे ना, वो इस कारण क्योंकि वो सनलाइट है, और सनलाइट होती है व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट में विबग्योर पूरी बनती है बेटा। तो 7 कलर जब आएंगे तो एक दूसरे के ऊपर वो ओवरलैप हो रही थी, इसलिए उसकी फ्रिंजेस नहीं दिख रही थी, ठीक है। अब इसने सनलाइट को हटाया, सीधा मोनोक्रोमैटिक सिंगल कलर की लाइट। कह रहे जो फ्रिंजेस बन रही हैं बस एक ही कलर की बनेंगे, और सेपरेट सेपरेट स्लिट इसने रख दी, तो बिल्कुल एल्यूमिनेशन क्लियर पूरा विजिबल हो गया। तो सेंटर के ऊपर बन गई ब्राइट फ्रिंज, फिर एक डार्क, फिर एक ब्राइट, ऐसे बनता हुआ पैटर्न इसका फॉर्म हो गया। और तभी से इस एक्सपेरिमेंट का नाम इस बंदे के ऊपर रखा गया, दैट इज यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ओके मेरे बच्चों, तो थ्योरी को ध्यान रखना, थ्योरी पता होनी चाहिए कि हम कर क्यों रहे हैं और क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो बेटा देखो फॉर्म इसलिए हो गया, सारा पैटर्न इसलिए आ गया क्योंकि सिंगल कलर लाइट है, और सिंगल कलर लाइट कौन सी होती है? कोहेरेंट होती है, कोहेरेंट। और कोहेरेंट लाइट ही बनाती है, इनकोहेरेंट नहीं बनाती, बिकॉज कोहेरेंट लाइट हैव द सेम फ्रीक्वेंसी, सिंगल फ्रीक्वेंसी या सिंगल कलर लाइट या सेम फ्रीक्वेंसी और कांस्टेंट फेज डिफरेंस फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस फॉर द प्रोपगेशन, ठीक है बच्चों। तो दिस इज कॉल्ड एज अ कोहेरेंट। तो सेम फेस में जब चलेंगे तो क्रस्ट पे क्रस्ट गिरेगी, हो सकता है इंटेंसिटी मैक्सिमम, समझ रहे हो ना मेरे बच्चों। तो इस केस की वजह से, मोनोक्रोमैटिक की वजह से उसके फ्रिंजेस बनने स्टार्ट हो गए। तो जब ये पैटर्न पूरा आ गया तो इसका एक्सपेरिमेंट का नाम यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के ऊपर रखा गया। ओके बच्चों, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? इतना नोट करो मेरे बच्चों। तो बेटा एक बात को ध्यान रखना, जब भी एक्सपेरिमेंट को ड्राइव करोगे तो पहले क्या लेना? सोर्स। सोर्स के पास भी क्या रखनी है? स्लिट। तो ये एक स्लिट है, ठीक है, जो पैटर्न वहां पे बना वो मैंने बना दिया था, ठीक है। अब यहां से सीधा लाइट निकालते हैं, ये नहीं दिखाते अब हम क्योंकि वो दिखा चुके हैं वहां से। तो बेटा ये हो गया, ये लो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की एक्सप्रेशन कर रहे हैं बेटा, एक्सपेरिमेंटल है बेटा। यहां से पीछे से ध्यान रखना, अंडरस्टूड स्लिट है, मैं बना नहीं रहा हूं, ये मत समझना कि सर ने बनाया नहीं तो वो गलत हो गया, ऐसा नहीं, पीछे डबल स्लिट ही है, ये री सिंगल, ठीक है बेटा। तो यहां से ये सोर्स ले लो S1, दिस इज S2। तो कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट लो, P पॉइंट ऑन द स्क्रीन, ये बेटा स्क्रीन है, ओके। तो स्क्रीन के एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर मैंने क्या किया? लाइट डाली, और इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर हमने अब देखना है कि लाइट क्या फॉर्म हो रही है, कितना फेज डिफरेंस है और कितना पार्ट डिफरेंस है। अब देखो बच्चों, बेटा ये स्लिट है, स्लिट से डॉटेड 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 लाइन, ये डॉटेड 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 लाइन, ये स्लिट का जो डिस्टेंस होता है डिनोटेड बाय कैपिटल डी से करेंगे मेरे बच्चों, और स्क्रीन और स्लिट के बीच का डिस्टेंस कैपिटल डी, और स्लिट के बीच का स्मॉल डी, सॉरी, ओके। तो बेटा यहां से एक बाइसेक्ट करेंगे लाइन, बिल्कुल स्लिट के सेंटर से, दिस
थोड़ा आगे एक्सटेंड करो, यहां से लेकर यहां जो हम ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं पैटर्न, उसका डिस्टेंस ले लो y। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब लाइट जा रही है किसी एक पॉइंट के ऊपर, अब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि क्या बन रहा है, क्या चल रहा है। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन दिखा रहा हूं मैं। तो यहां से ये रहा S1 और ये S2P से ये गई। अब तुम बेटा अगर इस डायग्राम में देखो तो तुम्हें एक चीज दिख रही होगी कि बेटा S2P कवर द मोर डिस्टेंस एज कंपेयर टू द S1P। ठीक है ना, तो अब मेरे को यही निकालना है कि S2P कितना ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है S1P के कंपैरिजन। ओके, तो बेटा यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर डॉटेड 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 लाइन ड्रॉ करूं और दिस इज रिप्रेजेंटिंग बाय द dx। ठीक है बेटा, ये पॉइंट ले लो n। ठीक है, तो dx से हम इसको क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे फ्रॉम यहां से यहां तक, ये dx ले लो। ओके, तो मेरे को अगर dx फाइंड करना है तो सीधा सीधा पता चल रहा है कि S2P माइनस S1P करूंगा तो आ जाएगा। बेटा इस पूरे में से ये माइनस करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा। तो मेरे को यही निकालना है पाथ डिफरेंस कितना एक्स्ट्रा कवर कर रहा है पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो दिस इज डिनोटेड बाय dx विच इज इक्वल टू S2P माइनस S1P। ओके, बस बेटा आप इसकी वैल्यू निकाल के इसमें पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो बेटा आप करना क्या है, देखो समझते जाओ, मैथमेटिक्स है, आप कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले चलेंगे ट्रायंगल बेटा S1PA में चलते हैं। नाउ इन ट्रायंगल S1PA यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम लगाओ बेटा, PT थ्योरम। हाइपोटेन्यूज को स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस, तो हाइपोटेन्यूज है S1P स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। देखो मेरे बच्चों इधर आओ, अब मेरे को क्या निकालना है इस ट्रायंगल में, तो A से P से A निकालना है। अब बेटा देखो P से C मेरे पास y है और A से C कितना हो जाएगा, d/2, आधा आधा है ना, सेंटर से ना वो। ठीक है बच्चों, तो बेटा अगर मेरे को निकालना है AP या PA तो क्या करूंगा, PC माइनस CA, तो ये कितना है y माइनस d/2, तो ये इतना पॉइंट कितना हो जाएगा बेटा मेरा, y माइनस d/2 विच इज इक्वल टू कितना, PA। ओके क्लियर है, हाँ तो डालो यहां पे बेटा y माइनस d/2 का स्क्वायर प्लस बेस कौन सा ये रहा, और ये कितने के बराबर, कैपिटल D, तो यहां कर दो स्क्वायर। ठीक है बेटा, यहां से स्क्वायर वहां पे ले लो, d स्क्वायर प्लस y माइनस d/2 का स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, d बाहर लेंगे बेटा तो स्क्वायर से बाहर आएगा, अंडर रूट से बाहर आ रहा है तो नॉर्मल टर्म 1 प्लस y माइनस d/2 का स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर। ठीक है ना बेटा, अंदर जाएगा अंडर रूट से स्क्वायर हो जाएगा और यहां जाएगा स्क्वायर, तो d से d स्क्वायर कट जाएगा तो नॉर्मल टर्म। ओके, नाउ ये टर्म आ गई। नाउ यूजिंग द बाइनोमियल थ्योरम, बेटा बाइनोमियल थ्योरम कहती है जो भी पावर होती है वो मल्टीप्लाई कर दी जाती है अंदर, तो d1 प्लस y माइनस d/2 का स्क्वायर अपॉन में 2d स्क्वायर। हाफ को उठा के यहाँ पे मल्टीप्लाई करने बेटा इस वाले टर्म से, तो 1/2, 2 नीचे आ गया। अब बेटा d को अंदर ले लेंगे, ये तो ये एक्सप्रेशन कितना आ गया बच्चा, S1P का। ठीक है, सिमिलरली इन ट्रायंगल चलेंगे S2PB में, सिमिलरली इन ट्रायंगल S2PB सेम सब कुछ बेटा। S2PB ये देखो बेटा, बड़ा ट्रायंगल, ये वाला बड़ा ट्रायंगल, तो ये वाली साइड कितनी हो जाएगी, परपेंडिकुलर बेटा P से लेके C y और C से लेके B तक d/2, तो पूरा कितना हो गया y प्लस d/2, और बेस हमारा सेम है ही है। ठीक है, तो बच्चों एक्सप्रेशन मेरा सॉल्व करोगे, एवरेज सब कुछ लगाना, तो आ जाएगा d प्लस y प्लस d/2 का स्क्वायर अपॉन 2d। तो दिस इज द एक्सप्रेशन इन केस ऑफ किसमें, इन दिस ट्रायंगल बड़े में। ठीक है, नाउ पुटिंग इन इक्वेशन 1, बेटा अब इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे, पुटिंग इन इक्वेशन 1, सो वी गेट dx इज इक्वल टू कितना बेटा, S2P मेरा ये रहा, d प्लस y प्लस d/2 का स्क्वायर 2d माइनस d माइनस y माइनस d/2 का स्क्वायर अपॉन 2d। ओ बच्चों कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ओ यार S2P निकाला और S1P निकाला। ओके, मेरे को निकालना है dx x2p माइनस x1p। ओके, तो इस x2 की वैल्यू यहां डाली और इस S1p की यहां वैल्यू डाल के सब्ट्रैक्ट किया। ओके,
आगे देखो बेटा, बेटा dx आ जाएगा ब्रैकेट खोल देना बेटा, साइन उल्टे, डी से डी मर गया, एलसीएम ले लो 2d नीचे, तो ये क्या आइडेंटिटी लगाओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab का 2 से 2 कट जाएगा, वाई डी बच जाएगा बेटा, ब्रैकेट खोलोगे ओके। अब चलो, सॉरी बेटा गलती होगी, देखो ये प्लस है यार, d प्लस वाई बाय वाई माइनस डी बाई 2 का स्क्वायर इंटू 2d, तो यहां प्लस है, ठीक है। अब ब्रैकेट खोलोगे तो यहां साइन क्या हो जाएगा बेटा, माइनस, तो यहां आइडेंटिटी लगाओ, ए स्क्वायर क्या हो जाएगी, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, माइनस, और माइनस का क्या हो जाएगा बेटा, प्लस, क्योंकि बाहर माइनस है, तो कितना हो जाएगा, वाई डी। ओके, देखो बेटा वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, डी स्क्वायर बाय 4, डी स्क्वायर बाय 4, तो वाई डी प्लस वाई डी, 2y d, अब ऑन में 2 इंटू कैपिटल डी, तो कितना बच गया, वाई डी बाय कैपिटल डी, तो dx मेरा कितना आ गया बेटा इस केस में, तो वाई डी यानी पाथ डिफरेंस ये वाला, y इंटू डी बाय कैपिटल डी, ठीक है। तो ये जर्नल हो गया। अब बेटा एक बात में ध्यान रखना, अभी मुझे नहीं पता चल रहा कि इस पी पॉइंट के ऊपर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बन रही है या डिस्ट्रक्टिव बन रही है, ये अभी नहीं पता। अगर इसको पता कराना है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में कितना डिस्टेंस है या डिस्ट्रक्टिव में कितना है, तो जो डिस्टेंस dx पार्ट डिफरेंस मेरा कंस्ट्रक्टिव से आया वो उसको मैं इक्वेट कर सकता हूं, ठीक है। तो लेट अस अज्यूम करो यहां पे कि यहां पर क्या बन रही है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ओके, तो बच्चों इतना नोट कर लो, मैं इसको रब करता हूं और इस फॉर्मुलेशन को हम यूज करेंगे बेटा, ठीक है। तो वीडियो सॉरी पॉज करो और नोट डाउन करो बेटा ओके, तो नोट डाउन करो, आगे मैं एक्सप्रेशन ड्राइव कराता हूं बेटा, करो। एक्सप्रेशन आया है, तो इस एक्सप्रेशन को बेटा कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में देखते हैं। तो देखो बेटा, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में बेटा पार्ट डिफरेंस कितना आया था, dx इज इक्वल टू एन लैम्डा, और यहां पर कितना आया है, ऑल्सो dx इज इक्वल टू कितना हो गया, वाई डी बाय कैपिटल डी, तो दोनों को इक्वेट करो, देयरफॉर कितना हो जाएगा बेटा, वाई डी कैपिटल डी इज इक्वल टू एन लैम्डा, और y निकालेंगे तो n लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d, ठीक है। तो अगर n1 की वैल्यू 1 डालूंगा तो कितना हो जाएगा, तो y1 इज इक्वल टू लैम्डा d बाय स्मॉल d, ठीक है। और n2 की वैल्यू अगर 2 आएगी तो y2 इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2 लैम्डा बाय स्मॉल d, ठीक है बच्चों। तो ये वैल्यूज आनी शुरू हो जाएगी किसके लिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ब्राइट फ्रिंज। देखो बेटा इधर देख लो, ये स्क्रीन बेटा, सेंटर के ऊपर क्या बनी थी मेरी, ब्राइट फ्रिंज, फिर बनी थी डार्क फ्रिंज, फिर बनी थी ब्राइट, फिर बनी थी डार्क, डार्क ब्राइट डार्क, यही बन रही थी। n1 की वैल्यू का मतलब है कि n की वैल्यू 1 यानी y इज इक्वल टू लैम्डा d बाई डी, n की वैल्यू 1 हो गई तो लैम्डा d बाई डी। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का डिस्टेंस, ठीक है बेटा, कहां से, सेंटर से कितना आ गया, इतना आ गया फर्स्ट का। बेटा ये सेंट्रल ब्राइट होती है, जो सेंटर पे होती है ना उसको बोलते हैं सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, ठीक है। और ये ऊपर वाली फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, ठीक है। तो बेटा ये क्या आ गया, y1 यानी सेंटर से, y1 यानी फर्स्ट फ्रिंज का डिस्टेंस, मतलब इस सेंटर से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, ये y1 ये आ गया। ओके बच्चों, अगर बोलेगा n2 तो मतलब क्या, ये डार्क और ऊपर क्या है, ब्राइट। तो बेटा ये देखो यहां से ये वाली ये n की वैल्यू 2 डालने पर y2 आ गई, तो यहां पर कौन सी है, सेकंड ब्राइट फ्रिंज, सेकंड ब्राइट फ्रिंज। तो मेरे बच्चों समझ रहे हो, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में dx को पुट करा तो n लैम्डा बाय n लैम्डा d बाई डी, तो n की वैल्यू 1 पे 1 यानी सेंटर से फर्स्ट पोजीशन के ऊपर इतने डिस्टेंस के ऊपर, जितना ही डिस्टेंस है उतने डिस्टेंस के ऊपर ब्राइट फ्रिंज बनेगी, यानी ये रही। ओके, और फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, ऐसे चल रही है।
ओके, अब देखते हैं बेटा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव का मतलब क्या होता है बेटा? डार्क फ्रिंज, यानी क्रस्ट ऑफ द वन वेव फॉल्स ऑन अ ट्रफ ऑफ द अदर वेव। ठीक है, तो फॉर डिस्ट्रक्टिव के लिए देखो बेटा, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो dx इज इक्वल टू वहां पे कितना निकाला था? 2n+1 लैम्डा बाय 2, बट यहां पर हमारा कितना आया डेरिवेशन में? दिस। तो दोनों को इक्वेट करोगे तो y कैपिटल D स्मॉल d बाय कैपिटल D इज इक्वल टू 2n+1 लैम्डा बाय 2, देयरफॉर y इज इक्वल टू 2n+1 लैम्डा कैपिटल D बाय 2 नीचे इंटू ए स्मॉल d नीचे। ठीक है, तो दिस इज अ डिस्टेंस आ गया किसके लिए? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव मतलब डार्क फ्रिंज। अब ये कौन सी डार्क फ्रिंज का है? वो डिपेंड करता है n की वैल्यू की, हम n की वैल्यू कितनी और कहां डाल रहे हैं। सपोज करो मैं अगर n की वैल्यू बेटा 1 ले लूं, तो इफ n की वैल्यू 1, तो y1 कितना आ गया बेटा? n की वैल्यू 1 डालोगे तो कितना हो जाएगा? 2 1 या 2 प्लस 1 3, तो 3 लैम्डा कैपिटल D बाई 2d। ओके बच्चों, और n की वैल्यू अगर मैं 2 डाल दूं तो y2 कितना आ जाएगा? 2 2 जो 4 प्लस 1 5 लैम्डा बाई 2d। तो आ गया ना बेटा? तो इसका क्या मतलब हो गया बेटा कि सेंटर से, ये वाले सेंटर से ये जो फर्स्ट डार्क बन रही है ना, ये वाली डार्क, ये जो डार्क है y1, ठीक है, यहां पर क्या बन रही है? फर्स्ट डार्क फ्रिंज, फर्स्ट डार्क। ठीक है बेटा? तो बेटा ये वाला फर्स्ट, ये वाला जो है 3 लैम्डा डी बाई कैपिटल 3 लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल 2d, तो ये वाला डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर से फर्स्ट डार्क फ्रिंज का डिस्टेंस है। तो कि इतने डिस्टेंस के ऊपर डार्क फ्रिंज बन रही है फर्स्ट के केस में। n की वैल्यू 2 होगी तो y2 यानी सेकंड डार्क, फर्स्ट ये रहा, सेकंड डार्क ये रहा, तो y2 वो हो जाएगा। ओके बच्चों, तो y2 क्या हो जाएगा? y2 ये रहा, दिस इज y2। पक्का? अब बेटा एक चीज और देखो, अगर मैं y2 माइनस y1 करूं, इफ y2 माइनस y1 करूं तो 5 लैम्डा बाय 2d अपॉन दिस माइनस 3 लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d विच इज इक्वल टू 2d यहां आया, और ऊपर कितना हो जाएगा? 3 2 5 माइनस 2 लैम्डा बाय कैपिटल D, तो 2 से 2 कट गया तो लैम्डा d बाय स्मॉल d। तो बेटा जब मैं उसको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो कितना आ रहा है बेटा? जब ये सब्ट्रैक्ट करते हैं ना तो इसको क्या लिखते हैं? बीटा। क्या लिखते हैं बेटा? बीटा। बीटा दैट इज फ्रिंज विथ। ठीक है, फ्रिंज विड्थ आ गई बेटा, तो बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी बाय स्मॉल डी, फ्रिंज विड्थ आ गई किसकी? डार्क डार्क में। अब ध्यान से देखना बेटा, एक यहां पे ट्विस्ट है, पॉइंट है, समझो यहां पे। अब ब्राइट का केस ये जो था, इनको भी सब्ट्रैक्ट करके देख लो जरा कितना आता है। ये तो होगी डार्क के बाद बेटा। यहां पे y2 माइनस y1 करे तो कितना आ जाएगा? देखो जरा, 2 लैम्डा डी बाय स्मॉल डी माइनस लैम्डा डी बाय स्मॉल डी, 2 लैम्डा कैपिटल D माइनस लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d विच इज इक्वल टू लैम्डा d बाय स्मॉल d विच इज ऑल्सो नोन एज बीटा। ये भी बीटा, वो भी बीटा, सब बीटा ही होता है बेटा। तो बेटा एक बात समझ रहे हो, बीटा यहां पे भी सेम, बीटा यहां पे भी सेम। तो इसका मतलब क्या हुआ? ब्राइट ब्राइट और डार्क डार्क के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो सबका सेम होता है, जिसको क्या बोलते हैं? फ्रिंज विड्थ। ओके, दो ब्राइट ब्राइट, दिस माइनस दिस करेंगे तो ये दो डार्क होगी, और बेटा दिस माइनस दिस करेंगे तो दो ब्राइट के बीच में, सेंट्रल ब्राइट और ये ब्राइट। ठीक है बच्चों, देखो बेटा ये y2 है ना और ये y1 है, तो y2 माइनस y1 करोगे तो ऊपर क्या आ जाएगा? तो यानी कि इस बीच के बीच का और इसके बीच का, यानी दो ब्राइट के बीच का डिस्टेंस। ठीक है बेटा, ये वाला, ये क्या आ जाएगा? बीटा। ओके, तो बेटा दो ब्राइट के बीच का और दो डार्क के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट, लैम्डा डी बाय डी, लैम्डा डी बाय डी। ओके बच्चों, तो इन चीजों को, इन फॉर्मुलेशन को ध्यान रखना। तो बीटा इन केस ऑफ द बोथ ऑफ द कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव फेज रिमेन्स द सेम। ठीक है, एक बात ये होगी बेटा, बीटा को बोलते हैं फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ। तो तुमसे पेपर में पूछ लेगा कि फ्रिंज विड्थ इज डिपेंड अपॉन व्हाट फैक्टर? तो फर्स्ट वेवलेंथ, सेकंड कैपिटल डी इज द डिस्टेंस फ्रॉम दी सोर्स एंड स्लिट के बीच में, स्लिट एंड सोर्स के बीच का डिस्टेंस कैपिटल डी का डायरेक्टली। तो फ्रिंज विड्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल डी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल डी। तो इन तीन फैक्टर के ऊपर फ्रिंज विड्थ डिपेंड करती है बेटा। तो रीजनिंग आ जाएगा तो यहां से भी हम कवर अप कर लेंगे। ओके बच्चों, तो वेवलेंथ जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे फ्रिंज विड्थ बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बड़ी होती जाएगी, बड़ी होती जाएगी। यानी ब्राइट ब्राइट के बीच का और डार्क डार्क के बीच का डिस्टेंस बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, और अगर कैपिटल डी बढ़ा
ये कैपिटल डी बढ़ा तो फ्रिंज विड्थ भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा। ये स्क्रीन जितनी दूर जाएगी उतनी फ्रिंजेस बढ़ती जाएंगी, ओके। और जितनी स्लिट छोटी होगी उतनी फ्रिंज विड्थ भी बढ़ेगी। ये स्लिट है, इसको पास लाओ, पास लाओ, पास लाओ, पास लाओ, पास लाओ, तो जितना ये पास आएंगे उतनी फ्रिंज विड्थ बढ़ती जाएंगी, ओके बच्चों। तो बेटा इतना नोट डाउन करो, और कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को पूछो। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये कंप्लीट हो गया। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट मैंने करा दिया। अब इसके बाद बेटा इसकी कुछ कंडीशन देख लेंगे और फिर पढ़ेंगे कोहेरेंस, ठीक है। कोहेरेंस खत्म करवा के नेक्स्ट लेक्चर के अंदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंटरफेरेंस ऑफ द थिन स्लैब वो पढ़ना है बेटा। वो बहुत बढ़िया टॉपिक है, इंटरेस्ट आएगा। ये भी इंटरेस्टिंग है, कोई बोरिंग नहीं है। इसको क्लियर करो, नोट डाउन करो, फिर हम आगे चलते हैं। ओके बच्चों, करो बेटा।